नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टॉप ऑफ स्टॉक में। आज हमारे साथ हैं रोहित अग्रवाल। रोहित की ऑल इंडिया रैंक आई है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 76। तो गेट 2026 में इस बार इनकी रैंक बहुत अच्छी है। लेट मी टेल यू वन थिंग, इन्होंने गेट 2025 भी दिया था और उस समय इनकी रैंक थी 588। तो 588 से 76 रैंक तक का सफर इन्होंने कैसे तय किया, आज इनसे जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, रोहित, कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। थैंक यू सर। ठीक है, रोहित के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया और मैं दे देता हूँ। रोहित जो है गंगापुर राजस्थान के रहने वाले हैं। बिट्स पिलानी से इन्होंने बीटेक किया। 2022 के पास आउट हैं। फिर 2022 से 24 तक इन्होंने सीमेंस में काम किया। और 2024 के फेब में इन्होंने मेडिजी का ईएससी प्लस गेट, जो 1 ईयर का फाउंडेशन कोर्स होता है, उसको ज्वाइन किया। इन्होंने दिल्ली की साकेत सेंटर को ज्वाइन किया और वहां पर ऑफलाइन क्लासेस की हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर नहीं रुके ये, इसके बाद इन्होंने 2025 का जो ईएससी का मेंस टेस्ट सीरीज होता है वो भी दिया। फिर 2026 में, मतलब अभी, इन्होंने कन्वेंशनल प्रैक्टिस प्रोग्राम फॉर ईएससी 2026 मेंस ज्वाइन कर रखा है। ठीक है। तो रोहित, आपकी जर्नी तो बहुत ही जानदार और शानदार रही है, तो हमें जानना भी चाहिए कि 2024 में आपने क्या सोच करके मेडिजी को ज्वाइन किया, क्योंकि आप अच्छी कंपनी में थे, सीमेंस में थे, अच्छी कंपनी थी और एमएनसी है, अच्छी कंपनी है, तो उसको छोड़ करके आपने मेडिजी ज्वाइन किया, तो आपके दिमाग में कुछ थिंकिंग तो रही होगी। ये सब सोचता एक्चुअली जब मैं सीमेंस में काम कर रहा था तब हम्म। मैं और दूसरे ऑप्शंस देख रहा था उस टाइम कि और क्या कर सकते हैं। हम्म। तो सर इंजीनियरिंग सर्विसेज ऐसा लगा कि ओके आई एम एबल टू डू इट। हम्म। सो फिर मैंने सर्च करना स्टार्ट किया कि कहाँ से कोचिंग लेनी चाहिए, कहाँ से तैयारी करनी चाहिए। हम्म। तो सर पूछने पे जानने पे पता लगा कि मेडिजी एक वन ऑफ द बेस्ट कोचिंग है फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड गेट। तो वहाँ पे सर फिर मैं आया दिल्ली सेकेंड साकेत सेंटर पे एंड देन मैंने वहाँ एनरोल किया एंड क्लासेस स्टार्ट करी। फैब 15 फैब को मेरे को डेट याद है। तो 15 फैब के दिन क्लासेस स्टार्ट हुई थी एंड उसके बाद सर सफर शुरू हो गया ईएससी और गेट का। अच्छा, मैं यहाँ पर एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। आप मेडिजी के कोर्सेज ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते थे, बट आपने ऑफलाइन कोर्स सिलेक्ट किया। कुछ तो आपने सोचा होगा, फिर आपने ऑफलाइन लिया। ऐसा क्या बात था कि आपने ऑफलाइन ज्वाइन किया? सर मेरी थोड़ी सोच ऐसी रही थी कि मैं 2 साल करीब 1.5 साल तक सीमेंस में था। हम्म। तो मेरे को कहीं ना कहीं ये था अगर मैं ऑनलाइन कोर्स लूंगा तो कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी इतनी नहीं निकल के आएगी, क्योंकि एकदम से सर जॉब से पढ़ाई के माहौल में आना, तो मेरे को लग रहा था सर कि मैनेज नहीं हो पाएगा। तो ऑफलाइन क्लासेस से ये था कि मेरा शेड्यूल बन जाएगा, मैं पंचुअल हो जाऊंगा टाइम को लेकर। तो हम्म। इसलिए सर मैं ऑफलाइन में गया। ऑफलाइन में एक और खासियत है कि ऑफलाइन में क्लासरूम में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो आपको कंपटीशन फील होता है। प्लस आप एवरीडे देखते हैं कि हर बच्चा टाइमली क्लास में आ रहा है। करेक्ट। प्लस जो फैकल्टीज हैं वो बार बार पुश करते हैं क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। आप देखेंगे, कभी आप रिप्लाई करेंगे, कभी और स्टूडेंट रिप्लाई करेगा, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप कंपटीशन में पीछे जा रहे हैं, तो आप खुद ही आगे भागे, आगे, मतलब दौड़ने का ट्राई करेंगे। ठीक है। सर ठीक है। अच्छा, तो क्लासरूम कोर्स का एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर क्लासरूम कोर्स का काफी अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि वहाँ पे स्टूडेंट्स थे तो कंपटीशन दिखता था एंड सर टीचर्स मतलब काफी डीपली पढ़ाते थे। मतलब पहले मेरे को इतना नहीं आ रहा था कि मतलब मेरे को पाथ नहीं दिख रहा था कि ओके मेरा सिलेबस कब कंप्लीट होगा, कैसे होगा। बट सर टीचर्स ने टाइमली सिलेबस कंप्लीट कराया एंड क्लासरूम का ओवरऑल सर माहौल देखा जाए तो मेरे लिए पर्सनली ऑफलाइन इज बेटर देन ऑनलाइन दैट टाइम। अच्छा, ऑफलाइन में जो आपने क्लासरूम किया, क्लासरूम में फैसिलिटीज कैसी थी? मतलब कूलिंग रहता था कि नहीं, एसी काम करता था कि नहीं, सेंटर मतलब रीचेबल था कि नहीं, मेट्रो स्टेशन के पास था कि नहीं, और
मतलब फैसिलिटीज कैसी थी और सपोर्टिंग स्टाफ का वो कितने हेल्पफुल थे? सर सबसे पहले बात करें तो सर मैं सेंटर के लगभग 100 मीटर की दूरी पर ही रहता था पीजी लेकर। तो अच्छा। मेरे लिए काफी रीचेबल था। ओके। एंड सर बात क्लासरूम की अगर करें तो सर वहाँ पे एनवायरनमेंट काफी अच्छा था पढ़ने के लिए। मतलब ऐसा कभी भी कोई कमी नहीं लगती थी कि जैसे आपने एसी की बात करी तो वो अपने हिसाब से टाइम से चलता था। और दूसरी बात सर सपोर्टिंग स्टाफ की, सर मेरे को याद है जब टेस्ट सीरीज चलती थी तो हम्म। टेस्ट सीरीज सर सपोर्टिंग स्टाफ ही लेते थे हमारी। हम्म। एंड वो काफी हेल्पफुल हुआ करते थे उसमें भी। हम्म। चलो, ये सारी बातें तो सुन के अच्छा लगा कि मेडी में क्लासरूम और इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। और जो क्लासरूम में सिटिंग अरेंजमेंट था वो कुछ ज्यादा ही कंजस्टेड था या फिर ओपन ओपन था, आप आराम से बैठते थे? और मतलब ये भी आप बताइएगा, कुछ बच्चों को लगता है क्लासरूम का मतलब है एक ही क्लास में 500 बच्चे ठूंस दिए गए हो, ऐसा आपको फील होता था क्या? और सर चाहे उस क्लास में 400-500 बच्चे हैं बट स्पेस भी उतना ही है हम्म। कि 400-500 बच्चे बैठ पाए। तो ऐसा कभी नहीं लगता कि हौच पौच हो रही है या बहुत कंजस्टेड फील हो रहा है। ऐसा कभी नहीं हुआ, हमेशा एक अपना स्पेस मिलता था और क्लास में। साकेत वाला सेंटर को अगर आप देखें तो वो ग्रीन भी है, काफी सारे पेड़ यस भी सर। लगे हुए हैं। सामने पार्किंग स्पेस भी अच्छा है, कोई फोर व्हीलर से आ रहा है, कोई टू व्हीलर से आ रहा है, तो आप कितनी भी गाड़ियां लगा ले वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस वहां पर यस सर। आपका कैंटीन भी है कि अगर आपको भूख लगी है तो वहां जा करके आप कुछ खा भी सकते हैं, जूस भी पी सकते हैं। यस ठीक। सर। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आते हैं टेस्ट सीरीज। आपने गेट का टेस्ट सीरीज भी तो दिया होगा? हाँ सर, 25 में जब मैंने ये कोर्स लिया था फाउंडेशन कोर्स, 24 में तब मैंने गेट प्लस ईएससी लिया था एंड दोनों की टेस्ट सीरीज ही ली थी, साथ में मिलती हैं मतलब। हम्म। तो सर मैं गेट और ईएससी की दोनों टेस्ट सीरीज देता था टाइम टू टाइम जब से स्टार्ट हुई। ईएससी की थोड़ा लेट स्टार्ट हुई थी क्योंकि एग्जाम थोड़ा पोस्टपोन हो गया था पिछले साल। हम्म। बट हाँ, गेट की सर मैंने टाइम से स्टार्ट कर दिया था। अच्छा, एक बात आप बताइएगा, लास्ट ईयर आपकी 588 रैंक थी, इस ईयर 76 है। इस बार आपने ऐसा क्या खास किया है? क्या मतलब चेंज किया अपनी स्ट्रेटेजी में? क्या चेंज किया है पढ़ने के तरीके में? क्या चेंज किया है वो बताइए। सर टू बी ऑनेस्ट, इस साल सर एक्चुअली ईएससी एंड गेट एक साथ ही थे ऑलमोस्ट। 1 वीक का टाइम डिफरेंस था। तो हम्म। मेरा मेजर फोकस सर ईएससी पे ही रहा। हम्म। तो स्टार्टिंग से ही सर मैंने ईएससी की ही मैं टेस्ट सीरीज देता था। प्रीवियस ईयर्स की जो टेस्ट सीरीज लग चुकी हैं वो भी देता था। एंड काफी सारे पेपर देता था सर मैं विद इन, मतलब 3 to 4 डेज में एक टेस्ट जरूर देता था। तो मैंने गेट का तो सर कोई टेस्ट नहीं दिया 8 फरवरी 2026 तक। सिर्फ ईएससी के ही टेस्ट दिए थे बट उनसे सर काफी क्लैरिटी मिली कॉन्सेप्ट्स में, और ज्यादा क्लैरिटी मिली। मैं यहाँ एंड पूछना चाहूंगा, एक सवाल आपसे पूछूंगा। आपने बोला थ्री सर। टू फोर डेज पे आप एक टेस्ट देते हैं, साल में देखे 365 दिन है, ठीक है? सर। करीब करीब अगर आप देखें तो आप ऑन एन एवरेज 100 टेस्ट साल में देते हैं। यस सर, कह 100 सकते हैं। देते हैं, तो वो 100 टेस्ट मतलब कैसे देते हैं? मतलब कितने ईएससी के टेस्ट, कितने गेट वाले टेस्ट ये? सर मैंने मतलब ऐसा था कि जितने भी कोचिंग्स के जैसे प्रीवियस ईयर्स की जो टेस्ट सीरीज हो चुकी होती हैं तो ये सर मैं उनको भी कलेक्ट करके एंड वो पेपर्स देता था बैठ के 3 घंटे लगा के। मैं समझ गया, अब मैं समझ गया। मतलब वो जो प्रीवियस टेस्ट पेपर्स हैं वो भी आप कलेक्ट करके देते थे? सर। क्योंकि दिल्ली में ही देखे तो आई थिंक 40 50 या मोर देन 60 के आसपास गेट वाले टेस्ट होते हैं। आप यस दो सर। साल का भी दे देंगे तो वो 180 से ऊपर नंबर ऑफ टेस्ट हो जाएगा। ये करेक्ट सर। गेट के टेस्ट की बात की है अभी, तो ईएससी इंक्लूड भी नहीं किया है। ठीक है। ठीक है। तो आप 3 4 दिन पे बार बार टेस्ट क्यों देते थे? अलग अलग सब्जेक्ट का देते थे या सेमी सब्जेक्ट का देते थे? सर मैं फुल सिलेबस टेस्ट ही देता था। फुल सिलेबस? यस सर। मैं मतलब जब स्टार्टिंग मैंने तैयारी स्टार्ट की थी तब मैं सब्जेक्ट वाइज पे गया बट सर मेरे को किसी ने बहुत पहले सलाह दी थी, मतलब मेरे बड़े भाई ने सलाह दी थी कि सब्जेक्ट वाइज से ऑब्वियसली फायदा मिलता है बट ज्यादा फायदा फुल सिलेबस टेस्ट से मिलता है क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट सारे सब्जेक्ट्स के जो सिलेबस है वो पूरा एक ही टेस्ट में सर कंबाइन होके आता है हमारे पास। तो काफी अच्छा रिवीजन उससे होता है। हम्म। उससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। यस सर।
तो ये जो फुल सिलेबस टेस्ट है वो आप गेट का देते होंगे और आई थिंक ईएससी का भी देते होंगे। यस सर। ठीक है। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि आपने टेस्ट को कैसे इंटीग्रेट किया अपने प्रिपरेशन में। एक और चीज, टेस्ट पेपर में सारे क्वेश्चन तो सॉल्व होते नहीं हैं। तो जब नहीं होते हैं सॉल्व, तो उस समय क्या करते थे? कुछ नोट डाउन करते थे? कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप कहीं पर लिखते थे? अगर लिखते थे तो कहाँ लिखते थे? तो सर ऐसा काफी बार होता था, काफी क्या हर बार ही होता था कि मोस्ट ऑफ द जो सवाल थे सर जो नहीं आ रहे, तो मैं ऐसा होता था कि टेस्ट देने के बाद सर पेपर जरूर एनालाइज करता था कि कहाँ मैंने मिस्टेक की है, कहाँ मेरे को और सीखना चाहिए। एंड सर जब जब सवाल एनालाइज करता था तो एक इंट्यूशन आता था सर कि ये पर्टिकुलर कोई पॉइंट या कॉन्सेप्ट में कोई लॉन्ग टर्म में याद रहने वाला है या नहीं। हम्म। एंड सर मेरे को अगर वो इंट्यूशन ऐसा आया कि यार ये नहीं याद रहने वाला है, तो सर मैं उसको एक जो स्टिकर्स होते हैं चिपकाने वाले, उस पे सर नोट डाउन करके एंड सामने चिपका देता था जो चीजें नहीं याद रहने वाली है, तो सर मैं सामने ऐसे। सामने आप जहाँ पढ़ते थे उसके सामने वाले वॉल पे चिपकाते थे या यस सामने सर। पे चिपकाते थे? नहीं सर, सामने वाले वॉल पे। अच्छा, वॉल पे चिपका लेते थे, फिर वो तो 2-3 दिन में याद हो गया फिर। हाँ सर, मतलब मेरा हर दिन मैं जब भी पढ़ने बैठता था तो शुरू के 20 to 25 मिनट्स में पूरी वॉल को देखता था पहले कि ओके क्या क्या है। ये स्ट्रेटजी मैं अपने टाइम पर यूज किया करता था। चलो अच्छा, ये स्ट्रेटजी बहुत ही बेनिफिशियल होती है, इससे जल्दी याद होता है क्योंकि आप जल्दी याद होता उठते जागते उसी को देखते हैं। नहीं याद हो रहा है तो टेंशन हो जाता है, इसलिए है। दोबारा देखना पड़ता है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, जो गेट का पेपर हुआ तो इसमें लास्ट टाइम में रिवीजन की क्या स्ट्रेटजी थी आपकी? कैसे आपने एग्जामिनेशन के स्ट्रेस को हैंडल किया? सर मैंने टेस्ट सीरीज काफी जल्दी स्टार्ट कर दिया था 25 के गेट के लिए। तो कब? सर लगभग अगस्त में ही मैंने स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मेरा मोस्ट ऑफ द सिलेबस मेरा अगस्त तक हो गया था। तो मैंने तभी से स्टार्ट कर दिया था सब्जेक्ट वाइज देना। शुरू में तो सर थोड़ा डिफिकल्टी हुई क्वेश्चंस को देखते हुए, बट धीरे धीरे सर जब अक्टूबर या नवंबर आया तो समझ आया कि अच्छा अब हो रहे हैं सवाल। तो फिर सर जब दिसंबर आया तो फिर मैंने फुल टेस्ट देना ही स्टार्ट कर दिया। दिसंबर के बाद मतलब मैंने। मैं यहाँ पर एक चीज रिलेट करना चाहूंगा। अगस्त से आपने टेस्ट स्टार्ट किया, यस दो सर। महीने आपने टेस्ट दिया, उसमें परफॉर्मेंस ठीक ठाक रही होगी, ओके ओके टाइप रही होगी, आप हम्म। जैसे एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसी नहीं थी। और आप जैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसी परफॉर्मेंस आई थिंक अक्टूबर से स्टार्ट हुई, जैसा आपने बताया। हाँ सर, और भी नवंबर से हम बोल सकते हैं। अक्टूबर या फिर नवंबर से स्टार्ट हुई। मतलब 2-3 महीने आपने पेशेंस के साथ वेट किया अपने टेस्ट की परफॉर्मेंस के इम्प्रूवमेंट का। सर। ये काबिले तारीफ है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो टेस्ट में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होता है तो वो डर जाते हैं, टेस्ट ही नहीं देते हैं। तो ऐसे बच्चों को रोहित से सीखना चाहिए कि आपको डरना नहीं है, पेशेंस के साथ उसको देना है। ये तो अच्छा हुआ कि आपको अभी पता चल गया कि आपकी कुछ वीकनेसेस हैं, रेदर देन कि गेट के या फिर ईएससी के एक्चुअल एग्जाम में पता चला। तो रोहित की स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए कि आपका टेस्ट में अच्छा नहीं हुआ तो जो क्वेश्चंस नहीं हुए उसको एनालाइज करिए, कुछ अगर आपको लगता है कि आप बाद में भूल जाएंगे तो उसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है। अच्छा, टेस्ट सीरीज तो हमने देख लिया। टेस्ट पेपर में परफॉर्मेंस जैसे अच्छी नहीं हुई, सपोज 50 मार्क्स का टेस्ट पेपर है, ठीक है? ऐसा भी तो हुआ होगा कभी 18 मार्क्स आए होंगे, कभी हाँ 15। सर, काफी बार हुआ है सर, एंड मोराल भी डाउन होता है उस टाइम कि उस क्यों समय नहीं हुआ। तो समझाते कैसे थे, कैसे समझाते थे आप खुद को? सर कहीं ना कहीं सर डर तो लगता ही था कि हम्म। कैसे होगा, इतना भी तो नंबर ही नहीं आ रहे हैं, वहां कैसे आएंगे। बट सर शायद मैंने खुद को टाइम ही दिया कि ठीक है हो जाएगा, समझाया खुद को कि देते रहते हैं। क्योंकि सर ये वाली जर्नी मेरी पहले भी रह चुकी है, जहाँ पे जब सर आईआईटी जेई की तैयारी की थी तब भी सेम सिचुएशन थी। तो मैं मेरे को इतना पता था कि टेस्ट देने देते रहने पड़ेंगे तभी मैं इम्प्रूव कर पाऊंगा। तो मैं व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि लर्निंग इज ए प्रोसेस, वी कांट लर्न एनीथिंग इन अ सिंगल डे। ठीक है। तो रोहित ने भी यही किया
कि अगर कुछ सीख रहे हैं उसमें टाइम लगेगा, पेशेंस के साथ बने रहिए, भीड़ में दौड़ में बने रहिए। विनर तो नहीं अगर हो पाए तो कम से कम टॉप 3 में तो आएंगे, रनर अप तो बनेंगे। और गेट हो या ईएससी, अगर आप टॉप करने का सोच रहे हैं तो रनर अप तो जरूर बन जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद एक चीज और पूछूंगा रोहित आपसे था। कि फैब में ईएससी का भी पेपर था और गेट का भी पेपर था, दोनों को कैसे मैनेज किया? सर इस साल की अगर मैं बात करता हूँ तो मैं सर ईएससी की टेस्ट सीरीज दे ही रहा था शुरू से। हम्म। एंड मैंने गेट के लिए टू बी फ्रैंक मैंने नहीं किया था 8 फरवरी तक, जब तक ईएससी का प्रीलिम्स नहीं हुआ था तब तक ईएससी का ही कर रहा था मैं। बट सर जैसे ही ईएससी प्रीलिम्स कंप्लीट हुआ हम्म। मैंने 8 फेब को थोड़ा सा रेस्ट किया। हम्म। एंड 9 फेब से ही सर मैंने सुबह से ही पीवाई क्यूज गेट के जो भी मैंने पुरानी टेस्ट सीरीज लगाई है वहां पे मेरे को क्या क्या दिक्कतें आई थी वो हम्म। सारा सर मेरे को लगभग 9, 10, 11, 12, 13 5 डेज मिले थे सर गेट के लिए। हम्म। एंड मैंने सर 5 डेज में ही जितना मेरा रिवीजन करना था गेट का मैंने किया। हम्म। तो यहाँ से एक बात और पता चली कि अगर आप ईएससी का तैयारी कर रहे हैं तो उसमें गेट का तैयारी तो इंक्लूड हो ही जा रहा है। मैं यही बात बच्चों को क्लास में बोलता हूँ कि आप ईएससी का तैयारी कीजिए, गेट प्लस ईएससी की तैयारी करेंगे तो उसमें गेट के जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं वो तो हैं ही, प्लस ईएससी के जो टेक्निकल सब्जेक्ट हैं और जो जीएस वाला पार्ट है वो भी प्रिपेयर हो रहा है। अब इससे विन विन सिचुएशन है कि आप ईएससी में भी अच्छा परफॉर्म कर लेंगे और गेट में भी अच्छा परफॉर्म कर लेंगे। अब रोहित से बेहतर एग्जाम्पल नहीं हो सकता है, क्योंकि आप देखिए रोहित के रैंक जो लास्ट ईयर 588 थे गेट में, वो इस बार 76 है। और रोहित ने बताया कि ये सीरियसली इंजीनियरिंग सर्विसेज का प्रिपरेशन करने आए थे, और क्योंकि सिलेबस कॉमन था इसलिए गेट का पेपर दिया, और इस ईयर गेट में इंप्रूवमेंट भी धमाकेदार है उनकी। ठीक है। कन्वेंशनल प्रैक्टिस प्रोग्राम आप कर रहे हैं अभी यस सर। जैसे 2026 के मेंस के लिए, तो इसका क्या एक्सपीरियंस है? तो इसका काफी अच्छा एक्सपीरियंस था क्योंकि जब क्लासेस करी थी तो इतना कन्वेंशनल तरीके से वहाँ पे इतना नहीं होता था। बट इसमें सर जैसे सबसे पहली क्लास तो आपने ही ली थी हमारी सिग्नल्स की। एंड उसमें सर काफी जब सीखा कि अच्छा ऐसे क्वेश्चंस को लिखते हैं, क्या लिखने का तरीका होता है हर एक क्वेश्चन का, या कैसे सोचा सोचा जाता है कन्वेंशनल के लिए। तो सर ऐसी काफी सारी चीजें सीखने को मिली इस बार और मिल भी रही हैं अभी कंटिन्यूअस क्लासेस में। क्वेश्चन का लेवल कैसा था कन्वेंशनल के ये बैच में? सर क्वेश्चंस का लेवल काफी अच्छा है। मतलब नई नई चीजें पता चलती है। तो मैं दर्शकों को बता दूं कि कन्वेंशनल प्रैक्टिस प्रोग्राम में जो क्वेश्चंस का इंक्लूजन होता है वो फॉरेन ऑथर्स के अनसॉल्व क्वेश्चंस होते हैं, प्लस जो ईएससी और सिविल सर्विसेज के बहुत ही इंटरेस्टिंग और डिफिकल्ट क्यूज होते हैं वही होते हैं। ठीक है। इसके अलावा हम फैकल्टी अपनी तरफ से भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस क्लास में कराते हैं। इसमें डिटेल में बताया जाता है कि आपको लिखना कैसे है, स्पेशली अगर 20 मार्क्स का क्वेश्चन है तो कितने पेजेस लिखने चाहिए, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो कितने पेजेस लिखने चाहिए, और माइंड सेट क्या होना चाहिए कन्वेंशनल में। ठीक है। अब इन सब के बाद आपकी ऑल इंडिया रैंक 76 इस बार आई, तो आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन रहा, आपके फैमिली और फ्रेंड्स का क्या रिएक्शन रहा? तो जब रिजल्ट आया था तो मैंने तुरंत कॉल किया था घर पे। हम्म। एंड सभी लोग काफी खुश थे। सबको मतलब ये था कि अंडर 100 तो आएगी क्योंकि सर रैंक प्रिडिक्टर्स भी चलते हैं जैसी आंसर की रिलीज होती है। हम्म। तो कहीं ना कहीं सर एक आइडिया लग गया था कि अंडर 100 आएगी। और जब सर मैंने एग्जैक्ट रैंक बताई अपनी 76, तो सर घर पे सब लोग खुश हुए थे। चलिए, अच्छा है, बहुत अच्छा लगा सुन करके। अच्छा, आपने गेट वाली टेस्ट सीरीज इस बार दी थी क्या? सॉरी सर। गेट का जो टेस्ट सीरीज इस बार मेडिजी ने लिया था, ठीक है, हाँ। 2025-26 वाला, इसमें अपीयर हुए थे क्या आप? नो सर गेट वाली टेस्ट सीरीज तो नहीं ली थी। इसमें नहीं अपीयर हुए थे, अच्छा, लास्ट ईयर 2024 लास्ट ईयर। में आप अपीयर हुए थे। यस सर। ठीक है। अच्छा, अभी आप ईएससी का मेंस टेस्ट सीरीज भी दे रहे हैं, यस सर। 2025 वाला मेंस टेस्ट सीरीज आपने दिया है, यस तो सर। मेन टेस्ट सीरीज का लेवल कैसा रहता है? आपने तो पीवाईक्यू के क्वेश्चंस भी देखे हैं, ईएससी के यस सर। पीवाईक्यू मेंस वाले क्वेश्चन, तो जो मेंस टेस्ट सीरीज है और ईएससी का जो पीवाईक्यू है,
दोनों को कंपेयर करें तो मेंस टेस्ट सीरीज का लेवल कैसा है? सर मेंस टेस्ट सीरीज का शायद मैं कहूंगा कि मेन ईएससी मेंस के लिए शायद वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट सीरीज है मेडीजी की, क्योंकि अ, मेरे को ये लगता है शायद जब हम जो सवाल मेंस की टेस्ट सीरीज में है, वो शायद मेडिजी की फैकल्टीज या फिर जो भी पेपर बनाता है वो यूपीएससी की सोच को समझ के पेपर बनाता है कि वो कैसे सवाल पूछती है। तो ये मेरे को काफी अच्छा लगता है सर कि क्वेश्चंस का लेवल एग्जैक्ट वही आता है जो एक्चुअल एग्जाम में आने वाला है। एग्जैक्टली ये आपने सही बोला, क्योंकि जितने भी टेस्ट पेपर हैं वो सारे हम सारे फैकल्टीज के थ्रू गो थ्रू होके जाता है। ठीक है, कंटेंट टीम क्वेश्चन बनाते हैं, लेकिन हम लोग भी देखते हैं कि वो एग्जाम के पैटर्न को फॉलो कर रहा है कि नहीं। अगर फॉलो नहीं कर रहा है तो उसको रिप्लेस करेंगे, और अगर फॉलो कर रहा है तो उसको रिटेन करेंगे। ठीक है। तो रोहित, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने बहुत सारी चीजें कुर्बान भी की हैं और अचीव भी किया है। अगर मैं ब्रीफ में बता दूं तो रोहित ने 2022 में बिट्स पिलानी के पास आउट हैं, 22 से 24 में सीमेंस में काम कर रहे थे। एक अच्छी प्राइवेट कंपनी है और अच्छा पैकेज था, लेकिन इनका एम्बिशन कुछ और भी था। इन्हें कुछ लाइफ में अच्छा पाना था और बहुत दूर तक जाना है। इसलिए इन्होंने इसी सोच के साथ सीमेंस के जॉब को लेफ्ट किया और इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी की। मीनवाइल क्योंकि ईएससी और गेट का जो टेक्निकल का पार्ट है मोर और लेस कॉमन है, तो इन्होंने गेट का पेपर भी दिया। और गेट 2025 से गेट 2026 को देखे तो 588 से 76 की एक लंबी छलांग। ये काबिले तारीफ परफॉर्मेंस है, क्योंकि इतना कर पाना एक साल में बहुत डिफिकल्ट होता है किसी भी बच्चे के लिए, स्पेशली उसके लिए जो इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी कर रहा है। और क्योंकि इनकी तैयारी अच्छी हो रही है और इस बार इनका प्री भी क्लियर हो गया है, इसलिए इन्होंने मेंस टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया है और करंट अफेयर प्रैक्टिस प्रोग्राम ज्वाइन किया है, क्योंकि इस बार इनकी थिंकिंग है कि इस बार ईएससी में कुछ कर गुजरना है। इस बार अच्छा रैंक लाना है और अपने अधूरे सपने को पूरा करना है। सही बोल रहा हूँ ना? यस सर। ठीक है। तो इसी के साथ हम इंटरव्यू को वाइंड अप करते हैं। और मैं विश करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप जो सोच करके आए हैं वो आप अचीव करें। और एक ही लाइफ मिली है, इसमें अचीव करना भी चाहिए, क्योंकि अब नहीं कर पाएंगे तो कब करेंगे, स्पेशली तब जब ईएससी में नंबर ऑफ सीट्स लास्ट 2-3 इयर्स में सबसे ज्यादा हैं और रेलवे की सीट्स लास्ट ईयर से इंक्लूड हो गई है। तो अभी सब कुछ विन विन सिचुएशन है, स्पेशली अभी जो न्यू पे कमीशन आ रहा है जो लागू भी होने वाला है, उसके बाद तो कोई सेकंड ओपिनियन भी नहीं हो सकता है कि कहीं और जाए, बस केवल ईएससी के लिए जाए। सो ऑल द बेस्ट रोहित, ऐसी तरक्की करते रहिए, खूब आगे बढ़िए और सफलता थैंक यू सर। नए कीर्तिमान स्थापित करिए। थैंक यू वेरी मच सर। वेलकम।